वो मैसेज आप वहाँ से पहुँचा पाई लोगों तक? बड़ा मंच मिला और केबीसी में जाने के बाद संस्था के लोगों को जो विस्तार मिलना चाहिए वो एक अच्छा मौका था और संस्था को मिला भी वो ये कहती हैं कि सबसे ज़्यादा लड़कियों को घूमना चाहिए। तो को किस इज्जत से देखना है, कैसे उनसे बात करना है, वो सलीका क्या होना चाहिए? घर से शुरू होकर के स्कूल कॉलेज तक जाता है। बेटी को भी हमें लगता है कि इस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बेटी 15 मिनट लेट हुई तो 15 मिनट में आप 500 प्रश्न कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक विश्वास की बात भी है। कोई पॉलिसीज ऐसी जो आप समझती कि गवर्नमेंट की गर्ल्स के लिए सपोर्टिव है, या कोई उनको लानी चाहिए ऐसी जो सपोर्टिव हो? बिल्कुल, मैं तो जब से मैंने इस संस्था में काम करना शुरू किया है और ये संस्था बनी है तो मुझे लगता है कि ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि उषा विश्वकर्मा जैसी लड़कियां एक ही नेता बन करके वो सामने आ रही हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि अगर ये सरकार ये काम करती तो मेरे अंदर ही वो स्किल नहीं है, हर एक लड़की में वो स्किल है। बचपन से बच्चे को मैंडेटरी हो जाना चाहिए एक सेल्फ डिफेंस पे, गवर्नमेंट को बिल्कुल सिखाना चाहिए कि कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करें। अब इसमें देखिए आप स्पोर्ट्स के लिए आपके पास एक जो है एक सब्जेक्ट है, लेकिन आपके लिए सेल्फ डिफेंस का सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? और आप भी अगर कोई वो करवाते हो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कहते हो उसको। हाँ, मतलब सेल्फ डिफेंस ये एक चीज एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, ये एक्स्ट्रा नहीं है। ये एक ऐसी चीज है कि अगर एक बेटी को आप बचपन से उसको बता रहे हो, एक तो बेटी की इज्जत हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर में आती है, एक्स्ट्रा करिकुलर में आती है। और आप इसको अगर शुरू से वो पढ़ाई करवा रहे हो, जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, तो शायद ये जो बेटी सीख रही है बचपन में, वो 10-12 साल की उम्र में सीख रही है, तो शायद वो बुढ़ापे तक जब वो माँ बन रही है, एक दादी का रोल निभा रही है, तब तक ये जो बीच में जितनी घटनाएं वो सहती है वो शायद उसकी आने वाली पीढ़ी ना सहे। शायद जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ ऐसा जो आंदोलन है उसमें शायद सेल्फ डिफेंस सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए। मिशन शक्ति चली, बहुत अच्छी कोशिश थी सरकार की, लेकिन वो पन्नों पे चली। अगर आपको कोई महिला विभाग मिले फ्यूचर में तो आप क्या पॉलिसीज लाना चाहोगी, क्या चेंजेस लाना चाहोगी? इस पे जो तय करना चाहिए, पहले तो मुझे एक सर्वे करना चाहिए, और अगर हम किसी विभाग में कोई मुझे वो पद मिलता है तो पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि समस्या क्या है। तो पहली बात ये है कि अगर किसी लड़की की सुरक्षा की बात है तो जिस स्कूल में बच्ची पढ़ रही है उस स्कूल की क्या व्यवस्था है, उसमें जो चीज़ें चलाई जा रही हैं उसकी क्या करिकुलम है, कैसे उसको रखा गया है, और अगर सुरक्षा के भाव उसमें क्या है, तो उसके लिए क्या स्कूल में कोई प्रयोग किया जा रहा है, कोई एक्टिविटी कराई जा रही है या कोई शिक्षा दी जा रही है उसको, उसके लिए एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। हाँ, उसको लेना चाहिए। उसके साथ साथ बेटे को भी हमें लगता है कि इस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए और स्कूल में इस तरह की बात होनी चाहिए और नियम निकालने चाहिए कि हम जो जेंडर को लेकर के कितना जो है सेंसिटिव है। शायद हमारी सोसाइटी ने कभी लड़कों को शिक्षा दी नहीं, लड़कियों को बताया ऐसे कपड़े नहीं पहनने, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना, लेकिन लड़कों को तो कभी बताया ही नहीं कि औरतों को किस इज्जत से देखना है, कैसे उनसे बात करना है, वो सलीका क्या होना चाहिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है। वो घर से शुरू होकर के स्कूल कॉलेज तक जाता है। आप सोचिए कि जब हम घर में रहते हैं तो हमको कई नियम बताए जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वो किसी चीज में भी हो तो लड़कों को ज्यादा छूट होती है, लड़कियों को नहीं होती है। लड़का अगर जो 4 घंटा लेट आया और पूछ लिया आपने कहाँ गए थे, दोस्त वहाँ गए थे, बात खत्म, आपने उससे प्रश्न नहीं किया। लेकिन अगर बेटी 15 मिनट लेट हुई तो 15 मिनट में आप 500 प्रश्न कर लेंगे, 500 बार कॉल कर लेंगे, कहाँ हो, किसके साथ हो। और फिर आप उस जगह, अगर बच्ची ने कहीं बताया कि मैं फलाने जगह गई थी, तो आप वहां भी जाके पता कर लोगे वहां गई थी या नहीं गई थी। तो मुझे लगता है कि एक विश्वास की बात भी है। एक तो लड़की की जो शिक्षा होनी चाहिए वो घर से होनी चाहिए, उसके साथ साथ स्कूलों में भी मुझे लगता है लड़के लड़कियों के हम पाठ तो एक ही पढ़ाते हैं, लेकिन लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ गांव में होता है। तो भाई जहाँ पे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं और
और आगे की भी बात को, जहाँ पे हम पूरे देश के विकास की बात कर रहे हैं, देश के निर्माण की बात कर रहे हैं, वहीं पे इतना अलगाव है, तो हम बाहर की क्या बात करें। और मुझे लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल पर बात करें तो एक गवर्नमेंट एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट कर सकती है कि वो कुछ ही स्कूल को ले सकती है, या किसी एक जिले 2 जिले को ले सकती है। मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश को ही ले सकती है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं उनकी शिक्षा में सुरक्षा भी इन्वॉल्व की जाए और जेंडर इक्वालिटी को भी इन्वॉल्व किया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव में जो असुरक्षित लड़कियां हो रही हैं और उस पे भी बातचीत किया जाए, उसका क्या निदान निकल सकता है, उस एरिया में क्या पेट्रोलिंग हो सकती है, क्या इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा का स्तर तो बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ लड़कियां निर्भीक हो पाएंगी और अपने आगे फ्यूचर में बहुत सारे प्लान कर पाएंगी। वो अपना नाम बताने में भी या अपनी समस्या बताने में भी हिचकेगी, क्योंकि जो उसको ग्राउंड से जो उसकी परवरिश होनी चाहिए, घर से, फिर घर से उसको दबाया गया, हाई स्कूल तक की जो परवरिश होनी चाहिए, क्योंकि आप प्राथमिक से वो परवरिश नहीं मिली, तो आप जब वो डिग्री भी ले रही हो तो भी जो आपका स्तर होना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसी आ रही है इसको बहुत बारीकी से सोचना होगा। ठीक है, हम बहुत सारे विकल्प दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं ला दे रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, लेकिन वो योजना कितनी सुचारू रूप से चल पा रही है और कितनी समझ है लोगों में। लोग जानते ही नहीं है कि उनके लिए वो ये योजना बनी है और वो कहाँ उसको यूज कर सकते हैं। शायद हमें लगता है गांव में 80% लोग नहीं जानते कि उनका राइट क्या है। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद कोई एक साइट उनको या वेब कुछ पेज ऐसा ईमेल आईडी देना चाहिए जहां लड़कियां अपनी शिकायतें दर्ज कर सके विदाउट एनी नेम, बता सके कि मैं इस कॉलोनी से हूं, क्योंकि काफी बार सामने आने से वो डरती हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी एटलीस्ट बता दें। जब हम लड़की की सुरक्षा की बात करते हैं तो वो एज एक इवेंट करके ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लड़कियां तो, महिलाएं तो केंद्र में है ही नहीं ना। जैसे कि आप जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए एक बजट होना चाहिए। आपने लड़कियों की सुरक्षा के लिए कितना बजट रखा है और उस बजट पे कितना काम हुआ है? तो वो आपने एक आदेश पारित कर दिया, वो भी अपना फोटो खिंचवा करके आपके साइट पे डाल दिया कि हमने ये कार्यक्रम करवा दिया, छुट्टी। अभी तो इतनी सारी कंप्लेन आ रही है कि वहाँ के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता है वहाँ के, इतने बदतमीजी से बोलते हैं। अगर मैं पीड़ित हूँ तो मैं अपनी बात बताऊंगी तो मुझे डांट दिया जाता है, उसी से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो जो उसी का कैरेक्टर एनालिसिस हो जाता है कि तुम में कुछ गलती होगी। तो जो योजनाएं चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि उसको भी सरकार को डीपली देखने की जरूरत है। क्या महिला एक महिला के लिए खड़ी भी होती है? काफी बार हमने देखा है कि काफी महिलाएं ही पीछे हट जाती हैं जब एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है, तो क्वेश्चन मार्क उस महिला पे शायद दूसरी महिला ही खड़ा कर देती है। किसने ऐसा कपड़ा पहना तो शायद इसके साथ ऐसा हो गया, ये रात में निकलती है तो शायद इसके साथ ऐसा हो गया। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि औरतें इनसिक्योर हैं। अब औरतों को एक हो जाने की जरूरत नहीं है, हो रही है। मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं देख रही हूँ, मैं पूरी दुनिया में देख रही हूँ कि अब महिलाओं की बारी है। अब महिलाएं आगे आ रही हैं। हाँ, महिलाएं आगे आ रही हैं और एक बड़ा आंदोलन दिख रहा है आगे। जैसे जिन लड़कियों के साथ ये सब बीता है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मेरा मानना, मैंने करीबन 1500 पेपर स्प्रे फ्री में बांटे, लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि मैंने ये मूर्खता वाला काम किया। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, मेरे अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, तो अगर सामने से कोई आ जाएगा तो मेरी तो ताकत ऐसे चली जाएगी, मैं हिलने लगूंगी तो शायद वही छीन के मेरे ऊपर डाल दे। 33% आरक्षण की बात महिलाओं की बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स में आने की बात बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अपनी तैयारी करनी चाहिए पॉलिटिक्स में आने की। आपको लगता है महिलाओं को देना चाहिए आरक्षण, कि महिला अपने आप में इतनी सशक्त हैं कि उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, सशक्त हैं, उसके बाद भी हमको कितना समय मिलता है, कितना मौका मिलता है घर से लेकर के बाहर तक। तो बात यहाँ सबके बराबरी की है, और अगर मेरी बारी नहीं आएगी तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि मेरी भी जिम्मेदारी है। जैसे हम लोग सभासद के इलेक्शंस देखते हैं, उसमें मतलब कैंडिडेट हमारा रिजर्व होता है फीमेल कैंडिडेट, लेकिन हम देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स आगे नहीं आती, उनके हस्बैंड्स उनके लिए आगे आके वोट मांगते हैं और वो बोलते हैं वो एक पीछे चेहरा होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि उनके हस्बैंड ही वो रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी रन कर रहे हैं, पॉलिसीज भी वो कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक वो रिजर्व सीट थी, इसलिए वो उनकी पत्नी होने की वजह से इलेक्शन लड़ रही हैं। अगर हर औरत की तैयारी हो ये कि अगर हम और आप कुर्सी पे बैठे हैं और इस कुर्सी का महत्व मुझे पता है, तो मुझे दूसरे से सलाह ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आएगा कि करना मुझे अगर एक स्त्री के लिए करना है, एक बच्चे के लिए करना है, एक पिता के लिए करना है, एक वृद्ध के लिए करना है, तो मुझे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और जो अभी सेलेक्ट होकर भी आई हैं, हाँ हाँ, उनका भी एक अलग से मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, बिल्कुल होना बिकॉज वो भी सशक्त बने तो वो शायद अपने पति के खिलाफ भी खड़ी हो सके कि मुझे ये डिसीजन सही नहीं लगता, मुझे ये डिसीजन सही लगता है। देखिए, पति के खिलाफ खड़े होने की नौबत ही नहीं आएगी। जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, अगर मुझे पता चले कि इसकी अहमियत क्या है, तो पति तो कहीं ठहरते ही नहीं। तो देश की जनता को क्या सही करना है, क्या गलत करना है, वो मैं तय करूंगी। मेरी जो पॉलिसीज हैं वो तय करेंगी, मेरा पति और मेरा परिवार नहीं तय करेगा। हाँ। उषा जी, हाउ टू कनेक्ट विद रेड ब्रिगेड? कैसे लड़कियां आपसे जुड़ सकती हैं, कैसे वो आपसे मदद मांग सकती हैं अगर उनके साथ कुछ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूजमेंट, वो घर में नहीं बोल पा रही हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहती हैं, आपसे हेल्प लेना चाहती हैं, तो वो कैसे मदद मांग सकती हैं? बिल्कुल, सबका स्वागत है, और जो भी मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं वो बहुत आसान तरीका है। इस समय सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप जो है ईमेल आईडी है, और वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं रेड ब्रिगेड लखनऊ डाल करके। तो आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कभी किसी लड़की को समस्या हो, काउंसलिंग की समस्या हो, कभी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही हो, आप हमसे संपर्क कर सकती हैं और हमारे ऑफिस आ सकती हैं। किसी प्रकार की मदद चाहिए तो वो ले सकती हैं। आपके किसी दोस्त, किसी मित्र, किसी के घर में किसी इस तरह की समस्या हो, तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकती हैं। कोई आप मेरे से स्टोरी शेयर करेंगी जो मतलब काउंसिल में, मतलब लड़कियों ने शेयर किया हो आपके यहाँ काउंसलिंग सेशन में, आपने मदद करी हो उनको बाहर आने में? बहुत सारी ऐसी स्टोरी है। मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ, अभी जल्दी की है। बनारस में मैं ट्रेनिंग दे रही थी, और बेचू में, तो बेचू के जस्ट पीछे एक गांव है, तो वहाँ की भी कुछ लड़कियाँ आई हुई थी। तो जब हमारी ट्रेनिंग सेशन 3 दिनों का चलता है, तो उसमें मेरी काउंसलिंग 1 दिन की होती है। मतलब आपके दिमाग को पूरा खाली कर देते हैं हम लोग। अच्छा। तो उस लड़की ने बोला कि अगर कोई घर का आपके साथ ज़बरदस्ती करे तो आप क्या करेंगे? बहुत गुस्से से मुझसे बात की वो लड़की। तो मैंने कहा पहले ट्रेनिंग लेते हैं फिर बात करते हैं। तो ट्रेनिंग हुई और फिर आके मुझसे पूछी, आपने बताया नहीं। तो मैंने नंबर दिया उसको। हमने कहा कि देखो, जो तुमने सीखा है बस वही इस्तेमाल करना है। तो बोली ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद उस लड़की का फ़ोन आता है और खिलखिलाता हुआ, थैंक यू दीदी। तो हमने कहा कौन बोल रही हो? तो उसने बताया मैं ये बोल रही हूँ। तो हमने कहा हाँ हाँ बताओ। तो हमने कहा क्या हुआ, क्यों थैंक यू बोल रही हो? बोली कि आपकी टेक्निक मेरे काम आ गई। तो हमने कहा कैसे, क्या हुआ? तो बोली कि मेरे बड़े पापा का बेटा मुझसे रोज़ ज़बरदस्ती करता था। तो मैंने माँ को बताया, तो माँ ने कहा उससे दूर रहो। जॉइंट फैमिली थी और 3 कमरे का मकान, कितना दूर रहे। और जब मैं ट्रेनिंग करके आई उसके दूसरे दिन ही घर में कोई था नहीं। दोपहर से मैं कॉलेज से आई और बोला खाना दो मुझे। तो मैं खाना देने गई, पीछे से आके ग्रैब कर लिया उसने। तो फिर मैंने कहा फिर क्या किया? तो बोली कि फिर क्या किया? मैंने दे दिया। तो हमने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहीं फिर क्या, 4 दिन से बर्फ में बैठा है। That was really good advice. तो उसने कहा दीदी आपने ये जो शिक्षा दी है मुझे मेरे जीवन भर के लिए दिया है। वो शायद उसके अंदर था, लेकिन एक आत्मविश्वास की कमी थी, तो जो बस उसने यही कह के और हंसने लगी। अब इसमें एक पॉइंट और जुड़ता है, वो जो लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है तो उसके सामने एक लड़की रहती है, वो देखती है कि ये क्या हो रहा है। और फिर जब ये पूरा निपट जाती है, वो फिर अपना खुश होकर के जिस तरह मतलब कपड़े पहन करके निकलना, मतलब एक खुशी का चेहरा तो दिख जाता है। तो उसको बुलाती है कि तुम्हारे घर में तो लड़ाई झगड़ा मारपीट हो, तो तुम ये कैसे निकली? वो भी इंस्पायर हुई। तो वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बोली कि मुझे भी निकलना है, मुझे सबसे पहले अपनी माँ का तलाक करवाना है और फिर मेरा। आपको कितनों की ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी, शायद आप सोच नहीं सकते। ये मैं कोई तारीफ नहीं, कोई घर टूटने की बात ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है
एक तकलीफ के रिश्ते से बाहर आता है। जिस जकड़ में घुटन होती हो, जिस बंधन में घुटन होती हो और सांस लेने की जगह भी ना हो, उस बंधन को मुझे लगता है तोड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए और बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आ जाना चाहिए, चिड़िया को उड़ना चाहिए। हाँ, हर लड़की को खुल के जीने का अधिकार है। अगर वो जिस रिश्ते में घुटन महसूस कर रही है तो उसको तोड़ देना चाहिए। उषा जी, रेड ब्रिगेड की वजह से आपको अमिताभ बच्चन जी के सामने जाने का मौका मिला था, प्रियंका चोपड़ा जी के साथ आप गई थी, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? अच्छा था, मतलब एक बड़ा मंच मिला और केबीसी में जाने के बाद एक मतलब जो एक संस्था के लोगों को जो विस्तार मिलना चाहिए, वो एक अच्छा मौका था और संस्था को मिला भी वो मैसेज आप वहाँ से पहुँचा पाई लोगों तक? हाँ, मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और केबीसी को लोग, मतलब मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता है और अमिताभ बच्चन तो यहाँ इस सदी के महानायक कहे जाते हैं फिल्मी दुनिया के। तो जैसे आप लोगों को बहुत मोटिवेट करती हैं, कोई एक लाइन या कोई एक सॉन्ग जो आप आज की लड़की के लिए, नारी के लिए डेडिकेट करना चाहेंगी? मैं सरोजिनी नायडू को आदर्श मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए, देश की बेटियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत सारी किताबों में, कविताओं में वो ये कहती हैं कि सबसे ज़्यादा लड़कियों को घूमना चाहिए, क्योंकि लड़कियां अगर किताब पढ़ती हैं और वो घूमती हैं तो किताब पढ़ने से ज़्यादा उनकी जो विस्तार होगा, उनकी जो समझ बनेगी वो घूमने से बनेगी। और वो एक लाइन कहती हैं कि मुझे स्त्री होने पे गर्व है क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। अपने आप को प्यार करिए। हाँ, अपने आप को प्यार करिए, क्योंकि औरत ही है जो इस सृष्टि की सृजन कर सकती है। तो हर औरत को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। अगर वो जिस दिन से ये शुरू कर देगी, उसके अंदर हीनता नहीं आएगी। वेरी ट्रू, थैंक यू। उषा जी, आपके जाते जाते हम एक साइन लेना चाहेंगे और एक मोटिवेशनल मैसेज आप पीछे लिखना जो भी चाहें। मैं एक औरत हूँ, मैं साहसी। मैं एक औरत हूँ, मैं साहसी हूँ। वेरी ट्रू। लव योर सेल्फ। थैंक यू उषा जी, आप सोशल टॉक में आई। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। और बहुत सी लड़कियां आज इंस्पायर्ड हुई होंगी आपसे। ये हम आपको अपने दिव्य वसन से देना चाहेंगे जी। ये दिव्य वसन हमने नाम ऐसे रखा, ये एक अनुसुईया जी ने सीता माता जी को दिया था जब वो अपने स्ट्रगलिंग फेस में जा रही थी। जी, सीता जी की मतलब सीता जी को मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि लोग जो सीता जी की छवि बनाए हुए हैं वो बेचारी और बहुत ही कमज़ोर उनका पात्र बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि सीता जी बहुत स्ट्रॉन्ग महिला थी और उन्होंने बचपन से लेकर लास्ट तक खुद का डिसीजन लिया है। वो चाहे घड़ा फोड़ने का डिसीजन हो, चाहे विवाह करने का डिसीजन हो, चाहे वनवास जाने का डिसीजन हो, यहाँ तक कि जब वो जमीन में समाई, धरती में प्रवेश की, तो भी उनका डिसीजन था वो। तो मुझे लगता है कि हर औरत को अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। जिस दिन ये सीख लिया औरतों ने, मुझे किसी भी राम की जरूरत नहीं है।